हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम में सबसे पहला डेरिवेशन है, एप्लीकेशन जो हमें पढ़ना है, फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर, या इसे आप लाइन कंडक्टर भी बोल सकते हैं। इनफाइनाइटली लाइन कंडक्टर या इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो बच्चों, एक्चुअली आपको करना क्या है, इसमें आपके पास में एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर रहेगा और उसके कारण आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर ले लिया है। तो बेटा याद रखिएगा कि जो लाइन चार्ज होता है उसमें सरफेस एरिया बिल्कुल नहीं होता, मतलब कि पूरा का पूरा चार्ज, इतनी पतली लाइन होती है कि पूरा का पूरा चार्ज लाइन पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। तो वैसे ये जो लाइन जा रही है ऊपर की ओर प्लस इन्फिनिटी मान लें आप, डिस्टेंस बिकॉज इन्फिनिटली लॉन्ग है, और नीचे की तरफ माइनस इन्फिनिटी, राइट। और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है आप लैम्डा सपोज कर ले। सपोज आपके पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है और इसमें जो इसकी चार्ज डेंसिटी है, कौन सी चार्ज डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। कल आपको 3 तरीके की चार्ज डेंसिटी बताई गई थी, जिसमें से लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है इस वायर की लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है बेटा, ये कितना है? लैम्डा। ये लैम्डा दी गई है। सो यू नो, लैम्डा जो है मतलब पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है? लैम्डा है। पर यूनिट लेंथ पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, उसकी वैल्यू कितनी है? लैम्डा, ठीक ना। लैम्डा की यूनिट बोली जाए तो क्या होती? कूलाम पर मीटर, राइट। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको एक स्पेसिफिक एल लेंथ का वायर ले लेना है। अब जैसे समुद्र का पानी इनफाइनाइट वाटर होता है, अगर आप उसमें से थोड़ा सा पानी भी लोगे तो उसमें भी उतना ही सॉल्ट होगा जितना कि पूरे समुद्र में होगा। बताइए यस कि नो? तो मतलब डेंसिटी तो सेम होगी, चाहे आप पूरे समुद्र में ले लो या थोड़ा सा पानी ले लो, राइट। खारापन दोनों का सेम होगा। आपको भी क्या करना है, इस डेरिवेशन को करने के लिए कंसीडर करना है आपको इसमें से एक एल लेंथ का पार्ट। तो आपने सपोज यहां से यहां तक एक एल लेंथ का वायर ले लिया, क्लियर। इस वायर की लेंथ एल है। अब इस एल लेंथ की वायर के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर फाइंड करनी है। सपोज ये पॉइंट ऐसा दिया हुआ है, इस पॉइंट पर फाइंड करनी है, राइट। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि इसका ब्लो कैसा जाएगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ है, तो आपको पता है कि इस तरीके से ब्लो मारेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, सामने भी, राइट। तो इस तरीके से इसका जो रीजन बनेगा वो गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनेगा। और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करनी है उस पॉइंट से होते हुए अपना सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बनाइए। तो यहां पर आपने एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश की है। ये देखिए, ये एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस है, राइट। और ये एक सिलेंडर फॉर्म में बनेगा। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? बिल्कुल बनेगा। तो ये बन गया सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। और इस पॉइंट पर आपको, सपोज ये पॉइंट पी है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। क्लियर बेटा? ओके। अब आप देखिए यहां पर टोटल कितनी सरफेस जनरेट हो रही हैं। तो एक सरफेस आपके पास में 1 दे दें, इसे आप नीचे वाले को 2 दे दें और एक नीचे इधर वाले को 3 दे दें, राइट। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ब्लो होता है, यदि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए, एक प्लस चार्ज में यहां पे रख रहा हूं, और इस पॉइंट पर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए रेडियली आउटवर्ड जाएगा, राइट। कैसा जाएगा? रेडियली आउटवर्ड। अच्छा, बाकी के भी फील्ड आएंगे बट वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे एक ऊपर प्लस है और एक नीचे प्लस है, तो इस पॉइंट पर
ये प्लस का फील्ड इस तरीके से जाएगा और ये इस तरीके से जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये फील्ड के जो नॉर्मल कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही जनरेट होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए मैंने टोटल फील्ड इस डायरेक्शन में दिखा दिया, क्योंकि टोटल फील्ड हॉरिजॉन्टल ही बनेगा, राइट? अब तरीका क्या होता है? टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और फ्लक्स इज इक्वल्स टू फिर हम क्या कर देंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर यदि मैं एक छोटा सा सरफेस ले लूं, तो ये छोटा सा सरफेस जिसका एरिया ds है, तो मैं क्या लिखूंगा कि छोटा सा फ्लक्स फाई डी फाई सॉरी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी नॉट इंटीग्रेशन, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। ठीक है बेटा, ई डॉट डी एस। नाउ ई का मैग्नीट्यूड ई थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, ds का मैग्नीट्यूड ds एंड कॉस कितने डिग्री, 0 डिग्री, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। नॉर्मल वेक्टर भी सरफेस का यही होगा, होगा ना बेटा? तो ई डी एस कॉस 0, ना कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ई डी एस इंटू 1। क्लियर? अच्छा, इसमें 3 पार्ट में फ्लक्स कंट्रीब्यूट होना चाहिए, तो ये तो पहला पार्ट हो गया। मैं इसको, ठीक है, सो डी फाई इक्वल्स टू ई इंटू डी एस, ई डी एस डॉट खत्म हो गया, केवल ई डी एस आ चुका है, डॉट डॉट का यूज हो चुका है, कॉस 0 हम कर चुके हैं, मतलब ई का मैग्नीट्यूड और डी एस का मैग्नीट्यूड। तो बेटा ये जो फ्लक्स है वो इस वाले रीजन से निकलने वाला है, किससे कह लीजिए इसे, डी फाई 3। क्लियर है ना? तीसरा वाला जो सरफेस है। अगर आप बात करें 1 की और 2 की, तो बेटा देखिए 1 और 2 में यहां पर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, बट नॉर्मल वेक्टर बेटा सरफेस का यूं जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री, राइट? तो यदि मैं बात करूं कि छोटे से सरफेस डी फाई 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ई डॉट डी एस हो जाएगा और खोलेंगे तो कॉस 90 आ जाएगा, ई डी एस कॉस 90 इक्वल टू 0। क्लियर? एंड इसी तरीके से सिमिलरली डी फाई 2 भी कितना आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया? मतलब यहां भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रहा है और एरिया वेक्टर इस तरीके से जनरेट होगा। सो एंगल कितने डिग्री, 90। मतलब ऊपर वाले पार्ट से नीचे वाले पार्ट से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, केवल फ्लक्स कहां से जाएगा, ये राउंडेड वाले पार्ट से। क्लियर? ओके, सो अब ये आ चुका है हमारे पास, मतलब हम कह चुके हैं कि टोटल फ्लक्स जो है डी फाई इज इक्वल्स टू हो गया ई इंटू डी एस। क्लियर? नाउ फाई नेट, नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, होता है कि नहीं होता है? सो नेट इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई दैट इज इक्वल्स टू ई डी एस, किसकी वैल्यू आ रही है ये, नेट फाई की। क्लियर? तो ई बाहर आ जाएगा और डी एस अंदर रह जाएगा। बेटा यहाँ पे डॉट मत लगाइए, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर? तो ई डी एस आ गया, सो फाई नेट इक्वल्स टू ई इंटू डी एस। अब बाई गॉस लॉ आप जानते हैं कि जो फाई नेट होता है दैट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ पे हमको क्यू नहीं दिया है, यहाँ पर हमको लैम्डा दिया गया है, राइट? लैम्डा यहाँ पे कितना होगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, और जो हमारे पास सिलेंडर है उसका लेंथ कितना है, एल है कि नहीं है? तो बेटा सिलेंडर के ऊपर जो चार्ज आएगा उस लेंथ के ऊपर दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल बन जाएगा, क्योंकि यूनिट लेंथ की डेंसिटी लैम्डा है, तो एल लेंथ के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, राइट? तो यहां पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, क्यू की जगह फाई नेट इज इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, ये हो गया, इसे नंबर 2 दे दें और नंबर 1 आप इसे दे दें, ये पहला पार्ट। अब देखिए ये बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स हो गया फाई नेट की वैल्यू, और ये बाय गॉस लॉ फाई नेट की वैल्यू हो गई। तो बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 आप क्या लिख सकते हैं बेटा, आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डी एस, राइट, सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बच्चों? ई बाहर ले लें, अब सरफेस इंटीग्रेशन केवल क्या बच गया बेटा, डीएस,
अब ये बताइए कि किसी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? यू नो इट इज इक्वल्स टू 2 πr h होता है। अब h की जगह यहाँ पे लेंथ l ही रखी है, सो इट विल बी 2 πrl, राइट। r यहाँ से रेडियस है, सो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा l बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। लैम्डा l बाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब वैल्यू पुट करता हूं मैं, सो e इंटू 2 π, r रेडियस है, l लेंथ है, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल। E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 πr एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। चलिए तो इसे सॉल्व कर देते हैं। E इज इक्वल्स टू, यदि मैं इसे लिखूं 1/4 π एप्सिलॉन नॉट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर 2 लैम्डा करना पड़ेगा और नीचे r करना पड़ेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। सो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E इज इक्वल्स टू 1/4 π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई r, राइट। अब यदि इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, सो ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 π एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई r, और डायरेक्शन क्या बनेगी बेटा, आर कैप। क्या बनेगी, आर कैप, क्योंकि इसका जो वेक्टर है रेडियल जा रहा है। क्लियर हो गया। ओके, सो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है यहाँ पे, आर आ रहा है। मतलब रेडियस जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये देखिए रेडियस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो ग्राफ कैसा आएगा, इस तरीके से, राइट। सो दिस इज कंप्लीट डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, राइट। एनी प्रॉब्लम बच्चों। तो ये तो था इसका एक रफ टाइप का सोल्यूशन। अब आइए सिस्टमेटिक देख लेते हैं एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। Field due to an infinitely long straight uniformly charged wire. Consider an infinitely long thin wire with uniform linear charge density lambda. Yes, तो density throughout same रहेगी and is considered as lambda, right? इसको हमने lambda मान लिया है। The electric field intensity at every point in the plane cutting the wire normally is radial and its magnitude depends only on the radial distance r. हाँ, ये तो बाद में पता चलेगा कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है आर पे डिपेंड कर रही है, बट हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो रेडियल डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है। ठीक है बेटा। अभी सिलेंडर हमने सीधा रखा था, हमने इसको इस तरीके से कर दिया, सॉरी वायर जो सीधा था इसको हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आपको सिलेंडर बना लेना है। चलिए अब हमने इसमें एक एल लेंथ का ब्लॉक, एल लेंथ का सिलेंडर कंसीडर कर लिया, क्योंकि डेंसिटी तो सेम है, चाहे इनफाइनाइट लेंथ की ले लो चाहे एल लेंथ की ले लो, डेंसिटी तो सेम आएगी। बोलिए यस और नो। सो टोटल चार्ज हम निकाल सकते हैं, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल। तो टोटल चार्ज एल लेंथ के लिए कितना आएगा, लैम्डा इंटू एल, राइट। इसके ऊपर जो टोटल चार्ज आया है वो कितना आ गया, क्यू इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख लीजिए, ये नॉर्मली जा रहा है इधर की ओर, नॉर्मल की डायरेक्शन में ही हमने एक सरफेस एरिया ले लिया है। इधर पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, राइट। हाँ, दूसरा काम, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है जैसा, और जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को लेकर के एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस हमको बनाना है। तो सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस कैसा जाएगा इसका बेटा, सिलेंडर जाएगा। तो इस लाइन चार्ज के अबाउट आप एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इस तरीके का जरूर ड्रॉ करिएगा। ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा, दिख रहा बच्चों, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। और गॉसियन सरफेस हमेशा उस पॉइंट को कंटेन करता है जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है, राइट। सो नाउ कंसीडर अ cylindrical closed cylinder, circular closed cylinder of radius small r and length l with an infinitely long line of charge as its axis. Okay. Now total flux is given by the surface integration of E dot ds, and we have the three surfaces. फर्स्ट पार्ट बेटा जो राउंडेड पार्ट मान लिया गया है इसको 1 मान लिया गया है, इसको 2 मान लिया गया है, इसको 3 मान लिया गया है। सो वी हैव द 3 टाइम्स इंटीग्रेशन। फर्स्ट ईडीएस cos 0, क्योंकि राउंडेड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, राइट। सेकेंड ईडीएस cos 90 एंड थर्ड वन ईडीएस cos 90। क्लियर। तो cos 90 जीरो होता है तो ये भी पूरा जीरो हो गया,
और ये भी पूरा क्या हो गया, 0। केवल हम किसके साथ भिड़ेंगे, ईडीएस कॉस 0 मीन्स 1 के साथ। क्लियर? तो बेटा यहाँ 1 लिखना चाहिए, 3 नहीं। ओके, सो ईडीएस कॉस 0 मतलब 1। ई कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो ई बाहर आ गया, केवल अंदर क्या बच गया बेटा, डीएस। नाउ एल लेंथ का कंडक्टर है, तो डीएस का इंटीग्रेशन टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, 2 पाई आर एल। ओके, सो 2 पाई आर एल। नाउ गॉस लॉ को इंट्रोड्यूस करेंगे। गॉस लॉ से हम जानते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू होता क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू कितनी है, लैम्डा एल, सो इट इज इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो E इंटू 2 पाई आर एल, यहाँ से फाई की वैल्यू इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एल से एल क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो एल से एल कैंसिल आउट हो चुका है, आपके पास बची ई की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर। ये भी सही है, ये भी सही है, राइट। और डायरेक्शन की बात करें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल वेक्टर में जाएगा, सो इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन कैप। क्लियर? So E is inversely proportional to R. Done? Okay. Now, if lambda is positive, then the direction of the electric field will be radially outward. मतलब फील्ड हमेशा बाहर की ओर जाएगा, पॉजिटिव के लिए इस तरीके से ब्लो आउट मारेगा। ठीक है बेटा? हाँ। और अगर लैम्डा निगेटिव है तो फील्ड कहाँ जाएगा बेटा, अंदर की तरफ, तो ये रेडियल डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी। क्लियर? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आपने देख लिया। और ये जो ग्राफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A plastic rod of length 2.2 meter and radius 3.6 meter carries a negative charge of 3.8 into 10 to the power minus 7, which is spread uniformly over its surface. Okay. What is the electric field near the midpoint of the rod on its surface? कह रहा है कि बताइए कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक प्लास्टिक रॉड है जिसमें लेंथ 2.2 मीटर है और रेडियस 3.6 मीटर है, 3.6 mm है। निगेटिव चार्ज इसमें स्प्रेड है, विच इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। देखिए यहाँ पे रॉड को आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक चेतावनी देनी पड़ेगी, है ना। मैं रॉड नहीं बोलूंगा बेटा, इसको आप लाइन कंडक्टर बोल दो। क्या बोली, लाइन कंडक्टर या लाइन इंसुलेटर भी बोल सकते हो, क्योंकि आपने खुद ही कह रखा कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि कंडक्टर ले लेते तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, राइट। इंसुलेटर में तो चार्ज की मूवमेंट नहीं होगी, मगर कंडक्टर में ऑटोमेटिकली हो जाएगी, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये अपने किसी काम का नहीं है, ये रेडियस वाला पार्ट, अगर मैं इसको लाइन कंडक्टर मान के चल रहा हूं, ठीक है ना। हम्म, तो देखिए लेंथ ये दे रखी है, रेडियस ये दे रखी है जिसका कोई यूज नहीं है, चार्ज भाई साहब ये दे रखा है। ओके, सो सबसे पहले लैम्डा हमारे काम का, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, ये हमने निकाल लिया, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। ओके, ये किस काम का है समझ में आ गया। एक्चुअली इनका कहना है कि भाई साहब आपको जो डेंस सॉरी इंटेंसिटी निकालनी है उस सरफेस पे ही निकालनी है, तो सरफेस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर रेडियस। ओके, तो यहाँ पे वो आर काम में आने वाला है, ठीक है ना, यहाँ पे वो आर काम में आएगा, ठीक है। हम्म, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये पढ़ा था फॉर्मूला, लैम्डा निकाल लिया, तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें, या जो मैंने किया 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज आपको 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करनी है। सो 2 की जगह 2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9, और लैम्डा की वैल्यू आपने ये निकाल ली है, सो ये पुट कर दी लैम्डा की वैल्यू अपॉन क्या बचा, आर। आर मतलब इसका डिस्टेंस, सो आर आपको दिया गया है, देखिए 3.6 mm है ना, रेडियस है, तो 10 की पावर माइनस 3 कर देंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। एनी प्रॉब्लम। सो ये डेरिवेशन इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट करके रखेंगे। ये हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। डजेंट मैटर वो मेटल है कि नॉन मेटल है, इंसुलेटर है, आपने अगर यूनिफॉर्मली चार्ज कह दिया तो हमारे हाथ खुल गए हैं, हम आंसर कर देंगे, राइट। चलिए नोट कर लें इसको।
तो बच्चों अभी हमने देखा डेरिवेशन नंबर 1, जिसमें हमने यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन कंडक्टर के कारण फील्ड देखा, जो हमारे सिलेबस में है। ये देखिए, द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब हम देख रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फाइनाइटली प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, सो आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन थिन infinite plane sheet of charge. Okay, so we have uniformly charged thin infinite plane sheet of charge. मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब यूनिफॉर्मली चार्ज मैं आपको दूंगा, मेटल की है तो ऑलरेडी यूनिफॉर्मली चार्ज होगी, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे होगा। और अगर नॉन मेटल की है तो मुझे खुद बताना पड़ेगा आपको कि ये इनफाइनाइटली चार्ज है, राइट? ठीक है ना? मतलब मैं नॉन मेटल की भी दे सकता हूं, बट मुझे यहाँ पे केस क्लियर करना पड़ेगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में नॉन मेटल की शीट थी, जो वायर था, ठीक है ना, बट उसमें लिखा हुआ था कि चार्ज यूनिफॉर्मली है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो मान लीजिए आपके पास में एक बहुत बड़ी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। तो एक इनफाइनाइट बहुत बड़ी आपके पास एक थिन शीट है। मैं एक तरीके से आपको एक डायग्राम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पे ये जाती जा रही है, मैंने बनाई छोटी सी है, बट आपको इसको इनफाइनाइटली डिस्टेंस तक वेरी करना है। एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन दिस शीट, राइट है बच्चों? अब इसका आपको ब्लो कंसीडर करना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा। तो अगर आपके पास इनफाइनाइट शीट में अगर आप थोड़ा सा कुछ एरिया कंसीडर करते हो, तो जरा देखो, ये शीट ऐसे रखी हुई है, यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको व्यू दिखाया है, बट वो शीट एकदम सामने रखी हुई है। तो आपको आपको जैसे आप अपने हाथ को एकदम सामने खड़ा रखो, तो आपको केवल ये लेयर दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखाई देता। देता है क्या? कुछ नहीं। तो यहाँ पे इसका ब्लो किस तरीके से जाएगा? प्लस का सामने की तरफ जाएगा ना? बताइए, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहाँ भी इसका जो ब्लो है वो सामने की तरफ जाएगा। क्लियर? और इधर पीछे भी जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड। क्लियर बेटा? तो आप बेटर क्या मान सकते हैं, एक गॉसियन सरफेस, एक आप सिलेंडरिकल गॉसियन सरफेस इसमें मान सकते हैं। मान सकते हैं ना? हम्म। तो आप एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है बेटा? सिग्मा। मतलब पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज आ रहा है वो कितना है? सिग्मा। मैंने यहाँ पर जो सर्कल सिलेक्ट किया है उसका एरिया मैंने ए माना है, राइट? तो यहाँ पर जो आने वाला टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी तो सेम रहेगी, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। तो बेटा जो क्यू आएगा वो कितना आएगा? सिग्मा इंटू ए, राइट? अगर मैंने इसे ए एरिया कंसिडर किया है तो आने वाला चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू ए। ओके, consider a thin infinite plane sheet of charge with a surface charge density sigma. We have to find the electric field intensity at a point P. Now, बात करना है कि फील्ड इंटेंसिटी निकालना किस पॉइंट पे है। तो बेटा सपोज इस पॉइंट पे हमको फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो ब्लो कैसा जाएगा? रेडियली आउटवर्ड ही जाएगा। क्लियर है? क्योंकि बेटा प्लेन शीट है, तो प्लेन शीट का जो ब्लो होता है, पूरी की पूरी शीट इस तरीके से है, तो इसका ब्लो इस पॉइंट पर कहाँ जाएगा? रेडियली आउटवर्ड। हाँ, इस प्लस का ऐसा पड़ेगा, इस प्लस का भी ऐसा पड़ेगा, तो अल्टीमेटली जाकर के वो इसी डायरेक्शन में सेट हो जाएगा। क्लियर? तो रेडियली आउटवर्ड इसका फील्ड जाएगा इस तरीके से। तो उस पॉइंट को कंटेन करते हुए एक सिलेंडर बनाइए। तो अभी तक मैंने सिलेंडर छोटा लिया था, तो अब मैं नया सिलेंडर बनाऊंगा तो मुझे यहां तक लेना पड़ेगा। क्लियर बेटा? क्योंकि गॉसियन सरफेस ऑलवेज उस पॉइंट को कंटेन करता है जहां पर आप फील्ड निकालते हैं। नाउ we have to find the electric field intensity at a point P at a perpendicular distance R from the sheet. Okay, consider the distance of this point from the sheet is R. बेटा ये देखिए, ये R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है,
जिस पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है, राइट? ओके, अब यदि देखा जाए तो टोटल 3 सरफेस बनेगी। नाउ इमेजिन अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, जितना आपकी शीट का एरिया है उतने ही क्रॉस सेक्शन का, जैसे ये शीट का एरिया दिख रहा है आपको, ये ए, राइट बेटा? भाई डेंसिटी तो सिग्मा सेम है, तो पूरी शीट में से थोड़ा सा एरिया हमने ए कवर कर लिया और उसको लेकर के गॉसियन सरफेस हमने बनाया। क्लियर है बेटा? इस पॉइंट को कंटेन करता हुआ तो एक सिलेंडर बन गया। इमेजिन अ सिलेंडर ऑफ गॉसियन सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए अराउंड पी एंड लेंथ 2r। देखो बेटा, अगर आगे ये डिस्टेंस r पे बैठा हुआ है तो पीछे भी सेम डिस्टेंस r तक चले जान दो। क्लियर या नॉट क्लियर? हाँ, r डिस्टेंस चले जान दीजिए। ये आपका गॉसियन सरफेस बन चुका है। अब देखिए टोटल कितने सरफेस बन रहे हैं, यहाँ पे 3 सरफेस बन रहे हैं। एक इधर वाला सेकेंड नंबर बोला है, एक थर्ड नंबर और एक फर्स्ट नंबर। देखिए गोल के अंदर लिखा है दिस इज फर्स्ट, ये 1 नंबर सरफेस। सेकेंड वाली ये सरफेस है बेटा जो राउंडेड सरफेस है, कर्ड। और ये फ्लैट सर्किल तीसरी सरफेस है। ओके, हाँ सॉरी, इसे थर्ड लिया है और सेकेंड इसे लिया है। ठीक है बेटा? नाउ टोटल फ्लक्स की बात करते हैं। नाउ टोटल फ्लक्स ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सिलेंडर। अब जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस। सो ई डॉट डी एस फॉर द फर्स्ट, फॉर द सेकेंड, फॉर द थर्ड। देखो बेटा, जो फर्स्ट सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलेगा? रेडियली आउटवर्ड। और डायरेक्शन कहाँ जाएगी? एन के बाहर की तरफ। क्लियर? ये सॉरी, ये सेकेंड सरफेस है, तो सेकेंड सरफेस में थीटा कितना बन गया बेटा? 0 डिग्री। क्लियर? ओके, अब ये वाली सरफेस आ जाइए, थर्ड सरफेस। तो थर्ड सरफेस में ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से जाएगा? रेडियली आउटवर्ड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओ सॉरी, सरफेस एरिया बोल रहा था मैं। दिस इज द डायरेक्शन फॉर सरफेस एरिया, दिस इज एन कैप। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जाएगा। तो बताइए एंगल कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे? 90 डिग्री। कितना दिख रहा है एंगल? 90। यस, कर्ड वाले पार्ट में। क्लियर? तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, तो मतलब इससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा क्योंकि कॉस 90 जीरो हो जाएगा। और फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है और एरिया भी कहाँ बनेगा? बाहर की ओर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो बीच वाला पार्ट जो है कॉस 90, जो थर्ड वाला पार्ट है वो कॉस 90 की वजह से जीरो हो जाएगा। तो दो पार्ट बचे हमारे पास में, ई इंटू डी एस कॉस जीरो और ई डी एस कॉस जीरो। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में और सेकेंड में जो एंगल बन रहा है एन कैप और ई वेक्टर के बीच का, वो कितना बन रहा है? 0 डिग्री। ओके, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। ई बेटा बाहर आ जाएगा क्योंकि फील्ड सेम डिस्टेंस पर कांस्टेंट होगा, तो ई बाहर आ गया, 2e हो गया। देखिए ईडीएस क्या बनेगा एक्चुअली यहाँ पे, ईडीएस कॉस जीरो अंदर आ जाएगा, ए इंटू डी एस, समझिए। ई बाहर आ गया और डीएस का इंटीग्रेशन, डीएस मतलब कंप्लीट सरफेस। और आपको पता है कि यहाँ पर जो, क्योंकि ये एरिया ए है, तो ये वाला एरिया भी कितना होगा? ए ही होगा। और ये वाला एरिया भी कितना होगा? ए होगा। ये सो नो, क्योंकि गॉसियन सरफेस बनाया ना उसी एरिया पर, तो सेम एरिया होगा। नहीं आया क्या बच्चों समझ में? बच्चों अगर ये एरिया ए है तो ये एरिया भी कितना बनेगा? ए ही बनेगा। और ये वाला एरिया भी ए ही बनेगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ई इंटू डी एस का होल इंटीग्रेशन हो गया ए, तो इधर भी टूट गया कितना? ई ए, ये भी बन जाएगा ई इंटू ए और ये भी बन जाएगा ई इंटू ए। क्लियर? ऐड हो गए, ये कितना आ गया? 2e a। ओके, सो ये हो गया फ्लक्स हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे नंबर 1 दे दीजिए। अब गॉस लॉ को अप्लाई करिए। यू नो द गॉस लॉ, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू की वैल्यू मैंने बताई थी सिग्मा इंटू ए, अभी बताई थी शुरू में। क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे सिग्मा है, सो क्यू इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। क्लियर? तो यहां से फ्लक्स आया है 2e a, और बाई द गॉस लॉ फ्लक्स आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए फाई की वैल्यू आई है यहाँ पे कितनी? 2e a, और गॉस लॉ से फाई की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू है सिग्मा इंटू ए, राइट? सो यू कैन राइट फाई इक्वल टू सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों को कंपेयर कर दीजिए क्योंकि दोनों सेम है। सो सिग्मा इंटू ए इक्वल, सॉरी, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2e
ए। क्लियर? ए से ए क्या हो गया? कैंसिल। नाउ ई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बात करते हैं वेक्टर फॉर्म में। सो ई वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो डायरेक्शन जा रही है बच्चों वो कहाँ जा रही है? आर कैप की तरफ जा रही है, एन कैप की तरफ है, या आर कैप कह लो, है ना। फिलहाल एन कैप, क्योंकि सरफेस एरिया का जो वेक्टर है वो एन कैप है, तो ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या लगा दीजिए? एन कैप। क्लियर हो गया? एन कैप मतलब सरफेस का नॉर्मल यूनिट वेक्टर। सो ये हो गया बेटा आपके पास में। सेम सिचुएशन, इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मली आउटवर्ड, इफ सिग्मा इज लेस देन जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मली इनवर्ड टू द शीट। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत? अब इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं, आइए वो देख लीजिए। इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं। ये देखिए यहाँ पर दो शीट दी गई हैं, एक की इंटेंसिटी है सिग्मा 1 और एक की फील्ड इंटेंसिटी है सिग्मा 2। याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड बाहर जाता है, नेगेटिव के कारण अंदर आता है। ओके, एक चीज और यहाँ पे ध्यान से देखा आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केवल और केवल सिग्मा पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस विस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब एक कंडक्टिव थिन शीट के कारण जितनी इंटेंसिटी इस पॉइंट पर निकलेगी उतनी ही इंटेंसिटी इस पॉइंट पर निकलेगी। यहां भी ई होगी तो यहां भी क्या होगी? ई। डिस्टेंस बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कैसा फील्ड ब्लो होगा बेटा? यूनिफॉर्म, एक जैसा होगा, क्योंकि डिस्टेंस के साथ गड़ बढ़ घट नहीं रहा है। एनी प्रॉब्लम? चलिए देखिए स्पेशल केस, तो यहाँ पर दो प्लेट रखी हुई हैं, एक प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और आपको तीन सिचुएशन में इंटेंसिटी निकालनी है। क्या कह रहा है? सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा है, मतलब यहाँ पर ज्यादा चार्ज भरे हैं, यहाँ पे चार्ज कम भरे हैं, और ग्रेटर देन जीरो मतलब दोनों ही पॉजिटिव हैं। जीरो का मतलब दोनों चार्ज क्या है? पॉजिटिव। चलिए, तीन पोजीशन है, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, तीनों पे हमको फील्ड निकालना है। तो देखिए इस शीट के कारण यहाँ पर फील्ड कैसे जाएगा? इवन लेफ्ट साइड में, राइट। इस पॉइंट पर इवन कैसा जाएगा? फर्स्ट शीट के कारण राइट साइड में, क्योंकि ब्लोइंग आउटवर्ड है। बोलिए यस और नो। और अगर ये शीट है या नहीं है, आगे बढ़ते जाइए, इवन की डायरेक्शन सेम रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? चलिए अब सेकेंड शीट का इंटेंसिटी ई2 देखिए, इधर की ओर लेफ्ट साइड में शीट यहाँ की ओर जाएगी, इंटेंसिटी डायरेक्शन यहाँ की ओर आएगी, और इधर की ओर इधर आएगी। बोलिए यस और नो। तो नेट इंटेंसिटी यहां पर क्या हो गई? यहां पर हो गई नेट इंटेंसिटी E1 प्लस E2। यहां पे भी क्या हो गई? E1 प्लस E2। मतलब रीजन 1 और 3 में E1 प्लस E2 आ जाएगी, राइट। E1 की वैल्यू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। क्लियर? अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों सेम होंगे, यदि मान लीजिए कि वैल्यू सिग्मा है, तो आप ऐड कर दीजिए तो 2 टाइम्स सिग्मा आ जाएगा। क्लियर? सेकेंड ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग कौन होगा? सिग्मा 1, क्योंकि बड़ा है तो इसका मतलब E1 स्ट्रांग होगा, तो E1 ज्यादा है और E2 कम है, क्योंकि सिग्मा छोटा है उसका, राइट। तो नेट इंटेंसिटी क्या बनेगी? E1 माइनस E2। क्या बनेगी? E1 माइनस E2। क्लियर? तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लीजिए, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? चलिए सेकेंड केस लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, मतलब बैटरी वाला केस। देखिए नेगेटिव में मतलब अंदर की ओर और पॉजिटिव मतलब बाहर की ओर, इसमें भी इंटेंसिटी सिग्मा है और इसमें माइनस सिग्मा है, मतलब नेगेटिव चार्ज। क्लियर बेटा? अब इस पॉइंट पर देखिए फर्स्ट प्लेट की इंटेंसिटी बाहर की ओर जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? कितनी जाएगी? सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। और सेकेंड प्लेट के कारण इंटेंसिटी अंदर की ओर आएगी, पीछे की तरफ, तो ये भी हो गई सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों कैंसिल हो गए, आंसर कितना हो गया? 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? इस पॉइंट पर देखिए, ये प्लस वाली प्लेट के कारण इंटेंसिटी जाएगी रेडियली आउटवर्ड, और निगेटिव के कारण जाएगी रेडियली इनवर्ड। सेम सिचुएशन सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट पहली वाली प्लेट का, और सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट दूसरी वाली प्लेट का, दोनों कैंसिल हो गया, नेट इंटेंसिटी कितनी हो गई? 0। अब देखिए इस वाले पॉइंट पर, यहाँ वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट पर सेकेंड रीजन में जो इंटेंसिटी होगी प्लस के कारण रेडियली आउटवर्ड, मतलब बाहर की ओर, दूर की ओर, और नेगेटिव प्लेट के कारण इंटेंसिटी होगी रेडियली इनवर्ड। बोलिए यस और नो।
मतलब ऊपर वाला E1 है और नीचे वाला E2 है, तो नेट इंटेंसिटी हो जाएगी E1 प्लस E2। देखिए बाहर तो जीरो हो चुका है, अंदर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे। तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट ऐड कर दीजिए। ऊपर आ जाएगा 2 सिग्मा, नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 टू गेट कैंसिल आउट, आंसर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। डन। एनी प्रॉब्लम? यस। तो ये हो गया बच्चों आपका इंटेंसिटी। क्लियर? ड्यू टू अ फील्ड, ड्यू टू अ पैरेलल शीट्स। ठीक है ना? बैटरी वाला केस यही है बेटा, क्योंकि बैटरी में एक प्लेट प्लस होती है और एक प्लेट माइनस होती है। डन। चलिए एक बार पीडीएफ से देख करके इसको समझ लीजिए। तो देखिए बच्चों, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन, अ लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये दिए बेटा सिग्मा दिए है, दिए ना सिग्मा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, लाइन द एक्स वाई प्लेन। ओके, एक्स वाई प्लेन ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो बेटा एक्स वाई प्लेन पे एक शीट पड़ी हुई है, बहुत बढ़िया। तो भैया एक्स वाई प्लेन में अगर आपकी शीट पड़ी हुई है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगा? जेड एक्सिस में, मतलब के कैप की डायरेक्शन में बनेगा ना। ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस 0.1 मीटर if the normal to the circular area makes an angle 60 डिग्री with the z axis। चलिए यहां पे कह रहा है कि यहां पर एक सर्कल रखा हुआ है इस तरीके से और आपको फ्लक्स निकालना है। ठीक है बेटा, और ये जो सर्कल का नॉर्मल है भाई साहब, तो ये जो सर्कल का नॉर्मल है, जो सर्कल का एन कैप है बेटा, वो जेड एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब ये एंगल कितनी डिग्री है? 60 डिग्री। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब जो फ्लक्स कंट्रीब्यूट होगा वो पूरा पूरा नहीं होगा। क्या फॉर्मूला लगेगा? फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट एस वेक्टर। क्लियर बेटा? सो फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। एस सॉरी, थीटा किसके बीच का एंगल होगा बेटा? थीटा एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर। बताया ना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जेड एक्सिस में जा रहा और नॉर्मल जा रहा है 60 डिग्री पे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? ई इंटू एस कॉस 60। क्लियर? अब आपको ई की और एस की वैल्यू रखनी है। तो ई कितना होगा बेटा? तो आपको पता है कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, अभी हमने डेराइव किया है, किया कि नहीं किया? तो ई की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डीएस की वैल्यू कितनी होगी बेटा? एस की वैल्यू कितनी होगी? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि शीट कैसी है? सर्कल है, सर्कुलर। तो सर्कुलर शीट का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बताइए, सब कुछ रख लेंगे, आंसर निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है ना? तो सब कुछ रख लीजिए। सिग्मा की वैल्यू दी है, 2 की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर इसका स्क्वायर हो गया एंड दिस इज कॉस 60। डन। चलिए, तो बच्चों ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन शीट, है ना, थिन शीट ऑफ चार्ज के कारण हमने पूरा डेरिवेशन कर लिया है। ठीक है ना, और एक न्यूमेरिकल भी करा दिया।